हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स में। यहाँ पे आपको कराया जाता है बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन वो बस आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है। आप सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही टीचर हायर किए जाएंगे। तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन जो है जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वो पहले डाल दिया था, और आज हम आगे की पार्ट 2 की बात करेंगे, और आज हम और नई चीज़ें सीखेंगे और नई चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले तो यार एक चीज़ है जो मैं हर वीडियो में बोलने वाला हूँ, ठीक है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो ये है कि आप लोगों को 3 रजिस्टर बनाने हैं, ठीक है। 3 रजिस्टर मतलब 3 नोटबुक बनानी है आपको, 3 नोटबुक, ठीक है। 3 तो सबको बनानी है, और एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनानी है, वो बस मैं बताऊँगा किसको बनानी है, सबको बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली जो आपकी नोटबुक होगी वो होगा आपका मेन रजिस्टर, ठीक है। मेन ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करेगा क्योंकि उनके काम की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि 80 रुपये का आपको बना लेना है स्पायरल वाला, ठीक है। एनाटॉमी के लिए अलग बनाना है, फिजियोलॉजी के लिए अलग बनाना है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास क्या, ठीक है सर हम एक नया रजिस्टर बना लेंगे। भैया आपने बोला तो करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई, अपने फ्यूचर के लिए सोचो यार, करना, ठीक है। आगे आता है ठीक है, आगे बताओ आगे क्या करना है। आगे आपको एक और रजिस्टर बनाना है, ठीक है। मतलब आप रजिस्टर नहीं बनाना, आपको 10 रुपये का 10 रुपये की एक रफ कॉपी बना लेना, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको साइंटिस्ट नेम लिखने हैं, क्योंकि जो नॉट सेट हुआ या आपके कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसमें साइंटिस्टों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, PYQ आते हैं, तो वो तभी कर पाओगे जब आप साइंटिस्ट के लिए अलग से कॉपी बनाओगे और उसको खोलना, उसमें आपको साइंटिस्ट दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर बाय, तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर बाय, सामने लिखना है रॉबर्ट हुक। इस तरीके से आपको अपने उस नोट्स लिखने हैं, इस 10 रुपीज़ वाली जो रफ कॉपी होगी उस साइंटिस्ट। थर्ड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और ये ओनली फॉर एनाटॉमी के लिए बनती है, बाकी सब में नहीं बनानी है आपको। इसमें आपको लिखना है एनाटॉमिकल टर्म्स। बहुत सारे एनाटॉमिकल टर्म्स होंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो उनको आपको इसमें लिख लेना है। तो ये कॉपी सबको बनानी है। अब लास्ट कॉपी जो है ये ओनली फॉर बनानी है किसको, सबको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनानी है ओनली फॉर किसको, हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के जो मेरे प्यारे छात्र हैं, मेरे प्यारे भाई बहन हैं, वो क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे जिसमें आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी जो है लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के टर्म्स आएंगे, जैसे ये आया आपके पास क्या, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हालांकि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ इन आवर बॉडी, इसको मेटाबॉलिज्म। अभी इंग्लिश वालों को पता है इसके 2 टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में अपचय उपचय बोलते हो। अब देखो जैसे मैंने अपचय उपचय बोला, तुम लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कब होगा जब तुम्हें वो हिंदी में बताया गया। तो यार मैं हर चीज़ को तो हिंदी में से बता नहीं सकता, तुम्हें खुद को क्या करना पड़ेगा, अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए तुम्हें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और ऐसे जो शब्द आएंगे ना, उसको तुम्हें इस कॉपी में जो 10 रुपीज़ वाली की 10 रुपये की तुम्हें कॉपी बनानी है, और उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे शब्दों को लिखना पड़ेगा इंग्लिश टू हिंदी। अब ये लिख तुम्हें मिलेंगे कहाँ से ये शब्द, मतलब कोई भी शब्द जैसे मेटाबॉलिज्म है तो उसका हिंदी मतलब तुम्हें कहाँ पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता क्या है, गूगल, ठीक है। गूगल पे जाओ, गूगल पे तुम फालतू चीज़ें तो बहुत देखते हो, अब समझने वाले समझ गए होंगे कि वो क्या देखते हैं, ठीक है। तो भाई साहब वो फालतू चीज़ें देखना बंद कर दो, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें जो तुम देखते हो ना, गलत चीज़ें, उसको देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हेल्थ भी बिगड़ेगी, ठीक है, और करियर तो तुम्हारा बिगड़ ही रहा है। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा करियर और तुम्हारा हेल्थ सुरक्षित रहे, और ये ब्लूटूथ वाला पता नहीं क्यों कर रहा है ना बीच में, अगर तुम्हें ब्लूटूथ की आवाज़ आ रही है तो या उसको थोड़ा इग्नोर कर देना प्लीज़। और चलो हम आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हेल्थ पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो भाई साहब अपने करियर पे ध्यान देना, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अप्लाई कर लेना। तो भाई ये ज्ञान था जो मुझे देना था, और मैं हर वीडियो में ज्ञान दूंगा, ताकि अगर कोई नया बच्चा है तो वो साहब क्या कर ले, इस ज्ञान से वंचित नहीं रह जाए, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है उसको पता चल जाए। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या अंतर है। देखो एनाटॉमी में आप बेसिकली क्या करते हैं, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या करते हो, बॉडी के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना उनकी स्टडी करते हो। नॉर्मल स्ट्रक्चर से मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीवर है, ठीक है, सबके पास लीवर है ना, हाँ मेरे पास तो है, सबके पास है लीवर। तो लीवर की एनाटॉमी का मतलब क्या है कि आप लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। तो एनाटॉमी कुछ नहीं होता, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, बस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। तो जो बॉडी है उसके ऑर्गन के फंक्शन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी।
ठीक है। इसमें साइंस आपको यहाँ पे क्या लिख रखा है, साइंस ऑफ स्ट्रक्चर। साइंस ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर की साइंस है, ठीक है। और इसमें क्या है, साइंस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की साइंस, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे वाले हो, फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हो, तो फिजियोलॉजी होगा। तो दोनों में यही अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपके एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन जो आपके कॉलेज में क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके के आएंगे, चाहे आप नर्सिंग, चाहे बीएससी में हो, चाहे जीएनएम में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आपके पास आएगा, डिस्क्राइब द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लीवर इन डिटेल, ठीक है। अब देखो जब आप 12th तक थे, जब आप 12th क्लास में तक थे, तब इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होती थी वो ऐसे होती थी कि भाई डिस्क्राइब द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मतलब हार्ट या लंग या किडनी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा, अब क्या आएगा, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ लीवर। अब आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, आपको लीवर की एनाटॉमी बतानी है। लीवर की एनाटॉमी का मतलब क्या है, आपको लीवर का क्या बताना है, फंक्शन बताना है, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर बताना है। अब किसी को एनाटॉमी का मतलब ही नहीं पता तो वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा, वो लिख के आएगा लीवर कंटेन बाइल जूस, बाइल जूस इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। भाई साहब पूछा क्या गया है, पूछा गया है एनाटॉमी, और तुम क्या लिख के आ रहे हो, फिजियोलॉजी। भाई नंबर नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। भाई एनाटॉमी का मतलब वो तुमसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है, वो तुमसे फंक्शन नहीं पूछ रहा है। तुम ये कब लिख के आते, जो भी मैं तुम्हें बोला, अगर वो बोलता है कि राइट द फिजियोलॉजी ऑफ लीवर, अगर वो सामने एग्जामिनर तुम्हें पूछे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लीवर का फिजियोलॉजी लिखनी है, तब तुम ये लिख के आओगे कि भैया लीवर जो है उसके बाद बाइल जूस होता है, बाइल जूस वो सेक्रेट करता है और वो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी में तुम्हें ये नहीं लिखना है। तो एनाटॉमी का मतलब, फिजियोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना, तब जाके तुम्हारे 75 में से 73 मतलब 73 तक नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो। बस पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए ना। तो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है सर, मतलब भैया आगे बताइए, आगे आप क्या बताने वाले हैं। तो देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हालांकि सबको पता होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो जिंदा है तो हम कैसे बोलेंगे कि वो जिंदा है। भाई कोई सबूत तो होना चाहिए ना जिंदा होने का। क्या कैसे बोलोगे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा होने के क्या होता है, तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस दिखाता है, लाइफ प्रोसेसेस होती है। हालांकि बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म देखो मैं पहले बता चुका था, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अभी जाके गूगल करेंगे, देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। दो तरह का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में होती है या आपकी सेल में होती है। और मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और एक होता है कि आपका एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में नई चीज़ें बनती है, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सॉरी कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती है, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल है तो टूट के छोटे पार्टिकल में बदल गए। तो जब सब्सटेंस या पार्टिकल क्या करते हैं, टूटते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब जैसे को काटना, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, टूट फूट हो रहा है। तो जब टूटते हैं पार्टिकल तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा है भैया यहाँ पे, ठीक है। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो बड़े पार्टिकल में बदल जाते हैं, मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, एडिशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी होती है। और बेसिकली जो आपका ये मेटाबॉलिज्म होता है ये सेलुलर लेवल पे होता है। आप बोल सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन जो होता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ज़्यादातर, तो वो भी हम देखेंगे। तो मेरा मेन मतलब क्या है यहाँ पे समझाने का, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर वो जिंदा है तो उसमें मेटाबॉलिज्म जरूर होगा, 101% होगा, ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। आगे बताइए आगे क्या है। आगे आपके पास आता है अगला, कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, कैसे पता चलेगा वो जिंदा है। तो अगला टॉपिक आता है आपके पास रेस्पॉन्सिवनेस। अगर वो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के प्रति रेस्पॉन्सिव है, एबिलिटी टू सेंस, मतलब उसमें सेंस करने की शक्ति है, मतलब उसको पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे आप उसके आग लगा दो, उसके पास जाके, किसी आग नहीं लगानी, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर वो आग उसको लगती है, उसको जलन होती है आग से, तो उसका मतलब वो जिंदा है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव टू स्टूमले, स्टूमले का मतलब होता है आसपास की जो चीज़ें होती है, मतलब सिग्नल, उसके प्रति अगर वो क्या है, रेस्पॉन्सिव है, मतलब उसको कुल मिला के रेस्पॉन्सिवनेस है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होगा वो जिंदा है, मतलब वो लाइव है, अलाइव है, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट स्टूमले टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे क्या होता है, समझना इस चीज़ को। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले समझ ही जाएंगे। जैसे आपके पास तवा है ना, ये तवा गरम गरम, ठीक है, इसके नीचे आग जल रही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बर्नर लगा रखा है, यहाँ पे आग लग रही है। अब तुम्हें क्या करना है, किसी को करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने यहाँ पे इस पर अपना हाथ रखा, समझो तुमने इस पर अपना क्या रखा, हाथ रखा, तो जैसे तुम उस पर अपना हाथ रखोगे तो क्या होगा, तुम अपने हाथ को हटा लोगे। तो मैं अगर तुम्हें पूछूँ कि तुमने अपना हाथ क्यों हटाया, तो भाई तुम क्या बोलोगे, पागल हो रहे हो क्या, हाथ नहीं हटाते ना हम, हमारा हाथ जल जाता, फिर पढ़ाई कैसे करते हैं। अरे भाई वो तो है, लेकिन देखो जैसे तुमने उस पर हाथ रखा ना, तो तुम्हारे स्टूमलेट जो तुम्हारे यहाँ से सिग्नल आया, ठीक है, तुम्हारे सराउंडिंग से, और फिर वो तुम्हारे ब्रेन तक पहुँचा, तुम्हारे ब्रेन ने तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर लिया। तो तुमने रिफ्लेक्ट कर लिया, मतलब तुमने अपने हाथ हटा लिया। इसका मतलब क्या हो, तुम जिंदा हो। अगर कोई मुर्दा उस पर हाथ रखता है, समझ लो कोई मरा हुआ व्यक्ति अगर उस पर हाथ रखता, तो उसको वो अपना हाथ नहीं हटा पाता, मतलब वो जिंदा नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने सराउंडिंग के प्रति क्या होता है, रेस्पॉन्सिव होता है। मैं आपको ये बताना बताता, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे रिफ्लेक्ट, विड्रॉ, रिफ्लेक्ट। जैसे तुमने अपना हाथ क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ का मतलब हटा लिया।
तो वो क्या चीज़ है यहाँ पर, वो किस चीज़ को बताता है कि कोई व्यक्ति जो है वो जिंदा है, ठीक है। अगली जो चीज़ आती है वो आता है मूवमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो वो जरूर मूवमेंट दिखाएगा, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो उसके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, उसमें ज़रूर मूवमेंट होगा, ठीक है। स्केलेटल मसल में, ठीक है, इसमें उनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मूवमेंट ऑफ सबटांस कार्डिक स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो उसके सबटांस का मूवमेंट होगा, उसके जो कार्डिक और स्मूथ मसल्स है उनमें मूवमेंट होगा। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसमें मूवमेंट जरूर होगा। और मैं ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चलेगा कि वो अलाइव है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ये लिख के आना है। ये एकेडमिक लेवल पे जब आपका कॉलेज का एग्जाम होगा तभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो अगली चीज़ वो क्या है, मूवमेंट के अलावा वो क्या दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं प्लांट है, तो प्लांट मूवमेंट तो करते नहीं है सर, ठीक है। आप बोल रहे हो कि अगर कोई भी चीज़ जिंदा है तो वो मूवमेंट करेगी, लेकिन प्लांट तो मूवमेंट ही नहीं करता। तो क्या प्लांट जिंदा नहीं है तो किससे काम मूवमेंट नहीं करता है, पत्ते हिलते हैं ना सर, वो तो हवा से हिलते हैं। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, हवा से हिलते हैं। देखिए प्लांट में ग्रोथ तो होती है ना भैया, चलो हम मान लेते हैं कि भाई प्लांट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन प्लांट में ग्रोथ तो होती है। आप प्लांट को छोटा सा लगाते हो, जैसे ये छोटा सा आपने प्लांट लगाया, कुछ समय बाद में ये प्लांट ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर समय और बीतेगा तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर फल भी लग जाएंगे, इस तरीके से बढ़िया से फल भी लग जाएंगे। तो मतलब इसमें ग्रोथ तो हो रही है, भले ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है लेकिन ग्रोथ तो हो ही रही है। और बात देखा जाए तो उसके अंदर सबटांस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी सब प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर वाटर तो मूव कर रहा है ना, पानी ऊपर जा रहा है इसके, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रिशन भी जो है, जो भी इसका फूड है वो भी मूवमेंट कर रहा है। जरूरी नहीं है मूवमेंट का मतलब यही है कि हाथ पैर मूव करे, नहीं, सबटांस का भी मूवमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है सबटांस भी मूव करना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट के अंदर सबटांस तो मूव कर ही रहा है, वाटर मूव कर रहा है, न्यूट्रिशन मूव कर रहे हैं, तो यानी कि प्लांट में मूवमेंट भी हो रहा है ना। हालांकि बाहर का जो मूवमेंट है, टहनियाँ हिलाना, बातचीत करना, वो नहीं करता है, वो अलग बात है। इसके अलावा ग्रोथ की बात करें तो प्लांट ग्रोथ भी दिखाता है, तो यानी कि प्लांट क्या है, जिंदा है भैया, जिंदा है प्लांट। हाँ सर, प्लांट जिंदा है ना, हाँ भैया प्लांट जिंदा है, हमने मान लिया, आपने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है रिप्रोडक्शन। भाई साहब, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा ना तो वो रिप्रोड्यूस जरूर करेगा, मतलब उसका रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भाई साहब अगर कोई विकलांग है, सॉरी विकलांग क्या, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर भाई साहब कोई कोमा में है, कोमा में मतलब जानते हो ना, कोई पैरालाइज हो गया, पैरालाइज अलग चीज़ होती है, कोमा, कोमा मतलब बेहोशी वाला, मतलब आधा जिंदा आधा मुर्दा होता है। तो क्या वो जिंदा नहीं है, देखा जाए तो वो जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर सेलुलर एक्टिविटी तो हो रही है, मेटाबॉलिज्म तो उसमें हो रहा है, तो वो जिंदा है। लेकिन वो ऑब्वियसली बात है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें वो हालत नहीं है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा नहीं है। रिप्रोडक्शन भले ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जैसे कोई एग्जांपल, अगर कोई कोमा में है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या मतलब वो जिंदा नहीं है। ऐसे देखा जाए तो जो कोमा में होता है वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता, तो क्या वो जिंदा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, वो जिंदा होता है। जो भी कोई भी व्यक्ति अगर कोमा में होता है ना तो उसके अंदर सेंस होता है, रेस्पॉन्सिवनेस उसमें होती है, उसको पता रहता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, सब उसको पता होता है। लेकिन वो बस हिल डुल नहीं सकता है, और बस वो हिल डुल नहीं सकता है, बाकी सब उसको सेंस होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनिज्म आप बोलोगे जिंदा है तो वो रिप्रोड्यूस जरूर करेगा, रिप्रोड्यूस जरूर करेगा। सेलुलर डिवीजन भी होगा उसमें, गेमेट भी बनेंगे, ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स का मतलब होता है संतान पैदा होना, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, ऑफरिंग्स का मतलब होता है संतान, जो आगे संतान होती है उसको ऑफरिंग्स बोलते हैं, तो वो भी जरूर होगा। फिर अब आता है डिफ्रेंशिएशन। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेल टू एन अनस्पेशलाइज्ड स्टेट टू स्पेशलाइज्ड स्टेट, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो सेल है ना उसका डेवलपमेंट होता है किसमें, अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से एक स्पेशलाइज्ड स्टेट में। मतलब जो सेल होती है वो अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से स्पेशलाइज्ड स्टेट में चली जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं सेलुलर डिफरेंशिएशन। आपने देखा होगा सेल में डिफरेंशिएशन होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन भी होगा। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी आज, ठीक है। और आज का बस यही लेक्चर था, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर था नहीं, जनरल इंट्रोडक्शन छोटा सा लेक्चर था। मैंने आपको बस ये बताया है आज मेन चीज़ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या अंतर है, फंक्शन, मतलब एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हम एनाटॉमी की बात करें, ठीक है। तो एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा, इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन की जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो एनाटॉमी कहलाता है, और जब आप फंक्शन की बात करते हो तो फिजियोलॉजी कहलाता है, ये सबको पता है। इसके बाद में हमने क्या बात करी, इसके बाद में हमने बात करी कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो भाई सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म जैसे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वो दिखाए करेगा, ठीक है, उसकी बॉडी में ही सारी प्रोसेस होगी। दूसरी चीज़, वो अपने सराउंडिंग के प्रति रेस्पॉन्सिव होगा, जैसी चीज़ मैंने आपको बताई।
कि उसमें मूवमेंट होगा, उसकी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होगा, उसके मसल में मूवमेंट होगा और उसके सब्सटेंस में भी मूवमेंट होगा, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस है वो भी मूव करेंगे, ठीक है। जैसे प्लांट के अंदर वाटर और न्यूट्रिशन मूव करते ही हैं, ठीक है। ग्रोथ की बात करें तो उसकी साइज बढ़ेगी, समय के साथ साथ उसका साइज, बॉडी पार्ट ये सब बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगी उसमें, ठीक है। अगला रिप्रोडक्शन, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो रिप्रोड्यूस भी करेगा। और लास्ट आता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर बेटा या मतलब बच्चा लोगों, तुम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर में बस इतना सा था, ज़्यादा लंबा लेक्चर था नहीं, बस थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन था जो मुझे तुम्हें बताना था। और अगला लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में और बातें करेंगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ बस आते रहना, पढ़ते रहना, सपोर्ट करना ताकि और टीचर तुम्हारी लगाए जा सके और बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन तुम्हें मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।